तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, फिफ्थ कैंटो का हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। वी विल स्टडी लिटिल बिट इन डेप्थ। 20th चैप्टर है फिफ्थ कैंटो का, स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। So, what a vast, magnificent universe we live in. Bhumandal, with its seven concentric islands or dvipas, is certainly beyond our perception or imagination. तो ये जो थे परीक्षित महाराज, वो कह रहे थे कि कितना मैग्निफिसेंट यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, जो हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। हमारे लिए इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। जितना हम अपना ब्रेन स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, हम आठों दिशाओं से सोचने की कोशिश करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट। हम हर फेर से देखने की कोशिश करते हैं, टॉप से देखने की कोशिश करते हैं, बॉटम से देखने की कोशिश करते हैं। हम सब कुछ, हर चीज ऐसे सोचने की कोशिश करते हैं, फिर भी बहुत ज्यादा मिस्टिकल फील होता है। ऐसे लगता है कि बहुत ही ज्यादा मैजिकल यूनिवर्स है ये। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि सच वंडरफुल मैग्निफिसेंट यूनिवर्स में हम रहते हैं, जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। इमेजिन करना भी काफी हद तक मुश्किल है। तो हमने ये पढ़ा है कि महाराज प्रियव्रत का चैरियट था, उन्होंने भूमंडल को 7 आइलैंड्स में सेपरेट कर रखा था। हमने पढ़े ना 7 आइलैंड्स, 7 ओशंस और 7 आइलैंड्स को हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो इसके इससे क्या हो गया, 7 आइलैंड्स में क्यों डिवाइड किया? ताकि हर एक बेटे को एक आइलैंड वो दे पाए रूल करने के लिए, है ना। पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को बांट के रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के चले जाए, नहीं तो बच्चे क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। बच्चों को डायरेक्शन नहीं मिलती कि उनको जिंदगी में करना क्या है। आजकल लोगों को लगता है ऐसा कि हाँ, बच्चा अपना अपना नौकरी कर लेगा, लेकिन बच्चे को अपने पुरखों की इससे चीजों से ही पता चलता है, दिशा मिलती है जिंदगी के लिए। तो ये बहुत बड़ा कर्तव्य होता है पिता का कि बच्चे को एक दिशा दे के जाए। पिता अगर बच्चे को दिशा दिए बिना चला जाता है, तो पिता को खुद भी पितृलोक में तड़पना पड़ता है, चाहे उसको कितना भी उसने सही किया हो। चित्रगुप्त उसको बोलेंगे ही बोलेंगे कि तूने अपने बच्चों के साथ सही नहीं किया, तो तुझे वापस जाना पड़ेगा। पिता को अपना पूरा कर्तव्य पूरा करके जाना पड़ता है। आफ्टर हियरिंग मच अबाउट जाम्बूद्वीप, वेयर भारतवर्ष इज सिचुएटेड, परीक्षित महाराज वांटेड टू नो मोर अबाउट द 6 आइलैंड्स ऑफ भूमंडल। कहते कि जाम्बूद्वीप के बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुन लिया। जाम्बूद्वीप के बारे में हमने सच में बहुत कुछ सुन लिया ना। हमने 8 वर्ष की पढ़ाई की, इलावर्त वर्ष, सारे वर्षों की पढ़ाई की जाम्बूद्वीप के अंदर की। भारतवर्ष को भी हमने डिटेल में पढ़ा। तो जाम्बूद्वीप में हमने काफी हद तक डिटेल में हमारी बातें हुई है। लेकिन हमारी बातें हमारे मेरू पर्वत के बारे में भी हुई, और चारों दिशाओं में कैसे माउंटेन्स है, कैसे रिवर्स है, हर आइलैंड कैसे 7 माउंटेन्स में डिवाइडेड है, और हर माउंटेन से एक एक रिवर बहती है। तो ये सब कुछ, और फिर समंदर में जाके मिलती है, तो 7 टाइप के समंदर है। ये सब कुछ तो हमने पढ़ लिया। कहते कि जाम्बूद्वीप तो पढ़ लिया, बाकी 6 तो नहीं पढ़े। तो परीक्षित महाराज को बाकी 6 आइलैंड्स को अच्छे से सुनना था। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने अगेन डिस्क्राइब द जाम्बूद्वीप सराउंड्स मेरू माउंटेन एंड इज सराउंडेड बाय ओशन ऑफ सॉल्ट वाटर। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, देखो जाम्बूद्वीप है, वो क्या है, उसके अंदर मेरू पर्वत रहता है। जाम्बूद्वीप के सेंटर में मेरू पर्वत है, और जाम्बूद्वीप के चारों ओर अगर खारे पानी का समंदर फैला हुआ है। जाम्बूद्वीप 1 लाख योजनाओं का है। सराउंडिंग दिस ओशन इज प्लक्षद्वीप ओशन। अभी जाम्बू द्वीप के बाहर जो नमक का पानी है, उसके बाहर से एक सर्कल बनता है, वो है प्लक्षद्वीप। प्लक्षद्वीप है। जाम्बू द्वीप के पास कौन सा आ गया? प्लक्षद्वीप। तो जाम्बू द्वीप पहले आता है, फिर प्लक्षद्वीप आता है। तो प्लक्षद्वीप का जो रेडियस है, मतलब जो उसकी चौड़ाई है, वो सॉल्ट वाटर ओशन से भी दुगनी है। आई बात समझ में? लक्षद्वीप का जो ब्रेड्थ है, वो सॉल्ट वाटर से भी दुगनी है। तो देखो, जम्बू द्वीप आया, जम्बू द्वीप से डबल क्या हो गया? सॉल्ट वाटर ओशन। सॉल्ट वाटर ओशन इतना है, तो इसका डबल इतना हो गया। तो इतना लक्षद्वीप बाहर से ऐसे ऐसे पूरा आइलैंड बना हुआ है, तो डबल हो गया। लक्षद्वीप डबल है सॉल्ट वाटर ओशन से, तो कितना हो गया? 2 लाख योजनाओं का। जाम्बूद्वीप 1 लाख योजना का। और लक्षद्वीप कितने का हो गया?
2 लाख का। तो महाराज इदम जीवा थे, महाराज इदम जीवा, द सन ऑफ महाराज प्रियव्रत, महाराज प्रियव्रत का बेटा महाराज इदम जीवा, ही वॉज द किंग ऑफ एक्सटेंसिव प्लानिटरी सिस्टम, बट देन ही रिनाउंस्ड एवरीथिंग फॉर लॉर्ड कृष्णा। तो उनके जो बेटे थे वो पूरे एक्सटेंसिव प्लानिटरी इसके जिम्मेदार थे, प्लक्षद्वीप के जिम्मेदार थे। तो उनके बेटे ने भी सब कुछ गिव अप कर दिया भगवान के चरण कमलों पे मेडिटेट करने के लिए। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ हल्के में मत लो आप। एक बार करने से, भगवान कृष्ण के चरण कमलों को एक बार ड्रॉ करने से कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट रूटीन में डालो, रूटीन में डालो कि आप सुबह उठोगे एक बार ड्रॉ करोगे। आपको अगर उसका जो आउटलाइन है उसका प्रिंट आउट लेके रखना है, 30 प्रिंट आउट्स लेके रखो, और हर रोज सुबह उठ के वो आपका पेपर आपके स्टडी टेबल पे रखो, और बस उसके ऊपर सिंबल्स ड्रॉ करो, कुछ मत करो। गो वेरी टेक्निकल अबाउट इट। आपको हो सकता है कोई भाव फील ना हो, आपको ऐसा लगे मैं बस रोबोटिकली कर रहा हूँ, मैकेनिकली कर रहा हूँ, छोड़ दो, कृष्णा पे छोड़ दो। कृष्णा कृष्णा डिसाइड करेंगे आपको कृष्णा के साथ कितनी शरणागति आएगी, कितना प्यार होगा कृष्णा से, वो कृष्णा ने डिसाइड करना है। वो तो हम चाहकर भी रोबोटिकली मैकेनिकली क्रिएट नहीं कर सकते। प्यार कभी जानबूझ के किया जाता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं होता ना, जानबूझ के तो नहीं किया जाता ना। सो अपने आप हो जाता है। लेकिन होता कैसे? भगवान चाहेंगे तो ही होगा। सो आप खींच तान के तो नहीं जनरेट कर सकते लव फॉर कृष्णा, बट कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा। सो हर रोज सुबह आपको बताओ, अपने फादर को, बेटे को, जिस भाई को बोलो कि मुझे स्केच, ये आउटलाइन जो है लोटस फीट की, उसकी मुझे 30 प्रिंट आउट दे दो। और हर रोज बैक टू बैक करो, 15 पेजेस में बैक टू बैक 30 प्रिंट आउट्स हो जाएगी। सुबह उठना है और भगवान के चरण कमलों के जो सिंबल्स है वो सिंबल्स को उसमें ड्रॉ कर देना है, ठीक है? हर रोज सुबह की मेथड डाल दो सुबह उठते ही। ऐसे ग्रॉस फॉर्म से शुरू होगा, फिर सटल फॉर्म में जाएगा, सटल फॉर्म से शुरू होगा, फिर और ज्यादा सूक्ष्म तरीके से रूपांतर होकर आपके हृदय में सिचुएट हो जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस से ही होगा। ये मत सोचो कि मैंने स्पिरिचुअल गेम जो है वो मैंने एक बार करके जीत लेनी है, ऐसे हो नहीं सकता। इट विल नॉट टेक मच टाइम। कोशिश करो आप, हार्डली 30 सेकंड का काम है। आप कृष्णा के लिए 30 सेकंड निकाल सकते हो 24 घंटे में? निकाल सकते हो या नहीं? हाँ, मैं तुझे निकाल सकता हूँ। निकालो 30 सेकंड। और देखो महाराज इदम ध्वज पूरा प्लक्षद्वीप का राजा थे, पूरे प्लक्षद्वीप के। हम कैसे राजा की बात कर रहे हैं? राजस्थान का राजा, महाराष्ट्र का राजा, उत्तर प्रदेश का राजा, हम क्या राजाओं की बात कर रहे हैं? यहाँ पे तो परीक्षित महाराज की हम बात कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज की बात कर रहे हैं, जो पूरे प्लानेट को रूल कर रहे हैं। क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ टॉकिंग ऑफ द, इससे भी बड़े पूरा द्वीप को, मतलब उसके अंदर जितने भी प्लैनेट्स आ रहे हैं, इनन्यूमरेबल प्लैनेट्स, उसको रूल करने वाले राजा सब कुछ त्याग करके भगवान के चरण कमलों पे मेडिटेट करने के लिए टाइम निकाल रहे हैं। हमारी क्या औकात है उनके सामने? व्हाट इज आवर क्वालिफिकेशन? इवन इफ वी आर यूनिवर्सिटी टॉपर्स, देयर इज नो यूज। कोई यूज नहीं यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेशंस की, यूनिवर्सिटी टॉप करने की, क्लास टॉप करने की, 4 बच्चों में ज्यादा इंटेलिजेंट होने की। नो वैल्यू, नो वैल्यू एट ऑल। वो लोग इतने इतने हाई लेवल के महाराज सब कुछ त्याग करके भगवान कृष्ण के लिए ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमें तो करना ही पड़ेगा ना फिर। सो प्लक्षद्वीप वॉज रूल्ड बाय महाराज इदम जीवा। ही गेव अप एवरीथिंग to devote himself to the lotus feet of Lord. He entrusted each of the 7 regions of Plakshadweep to his 7 sons. फिर प्लक्षद्वीप के 7 रीजन्स बनाए और अपने 7 बेटों को देकर चले गए। तो प्लक्षद्वीप के 7 रीजन्स बनाए। इन प्लक्षद्वीप celestial beings as beautiful as demigods stand facing the sun that illuminates their land. द गोल्डन प्लक्ष ट्री। अब प्लक्षद्वीप की बात हो रही है क्योंकि महाराज परीक्षित को बाकी द्वीप भी अच्छे से जानने हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे, इदम जीवा ने 7 बेटों के लिए प्लक्षद्वीप को 7 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया, और 7 सेक्शंस में से एक एक सेक्शन अपने बेटे को रूल करने के लिए दे दिया। तो प्लक्षद्वीप में स्वर्गलोक के कुछ लोग आते हैं, बहुत सुंदर देवता होते हैं वो लोग। तो प्लक्षद्वीप पे सेलिशियल ब्यूटीफुल डेमिगॉड्स आते हैं।
ऊपर के लोगों से सुंदर सुंदर दिखने वाले सारे देवता लोग आते हैं और वो सूर्य देव को फेस करके खड़े हो जाते हैं। वहां से वो सूर्य नारायण भगवान की आराधना करते हैं प्लक्षद्वीप पे खड़े होकर। द गोल्डन प्लक्ष ट्री एज टॉल एज जाम्बू द्वीपास जाम्बू ट्री। अभी प्लक्षद्वीप पे एक गोल्डन ट्री है। गोल्डन ट्री है, प्लक्ष ट्री कहा गया है उसको। वो गोल्डन कलर का है। तो वो गोल्डन कलर का ट्री जो है वो जाम्बू ट्री जितना ही टॉल है। वो ग्लो करता है, बहुत ग्लो करता है। गोल्डन ट्री है तो ग्लो करेगा या नहीं करेगा? अब वो गोल्डन ट्री है, वो अपनी लाइट पूरा आइलैंड पे फैलाता है। वो ट्री बहुत बड़ा है और उसकी लाइट, सूरज की रोशनी उस लाइट पे, ट्री पे पड़ती है। ट्री ग्लो करता है और ट्री की लाइट पूरे आइलैंड को और ज्यादा ग्लो कराती है। तो प्लक्षद्वीप के यहाँ पर जो आइलैंड है वो प्लक्ष ट्री की वजह से लिट अप रहता है हमेशा ही। वहां पे हमेशा लाइट रहती है। एंड इट्स गोल्डन रेडियंस एमिनेट्स फ्रॉम इट्स रूट्स। उसके रूट्स जो है जमीन के नीचे, तो जमीन के अंदर से भी गोल्डन लाइट निकल रही होती है। जहां जहां पे उसके रूट्स चले गए हैं वहां वहां से रूट से लाइट एमिनेट हो रही होती है, जमीन से लाइट दिख रही होती है। द रूट्स ऑफ फायर विथ 7 फ्लेम्स। तो उसके जो रूट्स है वो ऐसे लगता है जैसे फायर लगी हुई है और उसके फ्लेम्स निकल रहे हैं। ऐसी लाइट निकल रही होती है जमीन से। इट्स नो वंडर दैट मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स आर नेम्ड आफ्टर दर पावरफुल लाइफ गिविंग ट्रीज। तो इसमें कोई मतलब चकित होने की बात नहीं है कि मैक्सिमम आइलैंड्स जो है वो किस पे उनका नाम लिखा हुआ है, नाम पड़ा हुआ है। जो भी ट्री है उस पे उसका उनका नाम डिपेंड करता है, ये बता रहे हैं। सो इट्स नो वंडर दैट मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स आर नेम आफ्टर द पावरफुल ट्रीज ऑन दैट प्लैनेट। तो जैसे जाम्बू द्वीप में सबसे बड़ा ट्री कौन सा है? जाम्बू ट्री है। इसलिए जाम्बू द्वीप का नाम जाम्बू द्वीप पड़ा। वो द्वीप है उसका नाम जाम्बू द्वीप क्यों पड़ा? वी आर डिस्कसिंग 20th चैप्टर ऑफ भागवतम, 5th कैंटो 20th चैप्टर। और वहां पे अभी ये जो द्वीप है उसका नाम प्लक्षु द्वीप क्यों पड़ा? क्योंकि ट्री, गोल्डन ट्री ही प्लक्ष का है। प्लक्ष का ट्री है तो प्लक्ष द्वीप पड़ा। जाम्बू का ट्री है तो जाम्बू द्वीप पड़ा। तो प्लक्ष ट्री है वो गोल्डन कलर का है, बहुत लाइट निकलती है, ग्लो होता है, पूरा आइलैंड लिट अप हो जाता है। उसके जो रूट्स है वो भी इतने ज्यादा चमक रहे होते हैं कि ऐसे लगता है जैसे जमीन से आग आग की लपटें निकल रही है, फ्लेम्स निकल रही है। लेकिन एक्चुअली तो वो लाइट होती है। लेकिन ऐसे ऐसे दूर से देखते हुए ऐसे लगता है कि आग तो नहीं निकल रही, आग तो नहीं निकल रही। तो 7 रूट्स ऐसे निकलते हैं, तो 7 रूट्स ऐसे निकलते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कि सातों दिशाओं में से आग निकल रही है। लेकिन वो आग नहीं होती, हल्की हल्की लाइट ही होती है। So the celestial residents who live for 1,000 years and who are divided into 4 castes according to Varnas worship Lord but through the sun god। तो अब ऊपर से जो देवता लोग आते हैं वो भी कृष्ण की वर्शिप करते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं करते। वो लोग यहाँ पे आते हैं प्लक्ष ट्री के यहाँ पर, और वो वर्णाश्रम धर्म में उनको डिवाइड किया गया है। वो देवताओं को भी वर्णाश्रम धर्म में डिवाइड किया है। वर्णाश्रम धर्म मतलब देवताओं में भी कोई ब्राह्मण होता है, कोई क्षत्रिय होता है, कोई वैश्य होता है और कोई क्षूद्र होता है। देवताओं में भी कोई कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थी है और कोई सन्यास है। तो देवताओं में भी वर्णाश्रम धर्म फॉलो हो रहा है। इमेजिन, आज तक हमने कभी पढ़ा था? देवताओं में भी वर्णाश्रम धर्म फॉलो हो रहा है। तो ये लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड रहते हैं और वो वर्णाश्रम में डिवाइड, वर्ण में डिवाइड करे जाते हैं। फिर वो लोग यहाँ खड़े होते हैं, सूर्य को देखते हैं और कृष्ण की आराधना किसके थ्रू करते हैं? वो सिर्फ सूर्य नारायण की वर्शिप करते हैं। सूर्य नारायण की, उनको पता है नहीं पता ये तो पता नहीं, बट दे आर वर्शिपिंग सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड थ्रू सन। थ्रू सन मतलब उनके लिए सन इज ऑल इन ऑल, उनके लिए सूर्य नारायण इज एवरीथिंग। तो वो यहाँ पे आके सूर्य को अर्घ्य देते हैं और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। द सन शाइन्स अबाव द 7 gigantic माउंटेन्स दैट टावर द स्काई। अभी जिसमें महाराज इदम जीवा है, महाराज इदम जीवा ने 7 सेक्शंस में डिवाइड किया है प्लक्षद्वीप को, अपने 7 बेटों को
विरासत में देकर गए। तो पूरा द्वीप उन्होंने 7 सेक्शन में डिवाइड किया। हर एक सेक्शन में उन्होंने एक एक माउंटेन डाल दिया। एक एक माउंटेन हर सेक्शन में है, हर एरिया में है। तो वहां पे जब सन शाइन करता है तो सारे माउंटेन्स लिट अप हो जाते हैं, मतलब सारे माउंटेन्स पे बहुत अच्छी लाइट पड़ती है। द रेसिडेंट्स बो डाउन टू द सन। जैसे ही सूरज आता है तो सुंदर हो जाता है ना लक्षद्वीप, ट्री भी चमकने लगता है। तो जितने भी रहिवासी है सब लोग जैसे सूर्य भगवान आएंगे सब दंडवत करेंगे, सब झुक जाएंगे सूर्य भगवान के सामने ही। वो लोग ऐसे झुक जाते हैं और प्रे करते हैं, वी टेक शेल्टर ऑफ यू हु इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लॉर्ड विष्णु। सब दंडवत करते हैं और कहते हैं हम आपकी शरणागति ले लेते हैं। आप ही रिफ्लेक्शन हो, भगवान विष्णु के रिफ्लेक्शन आप हो। द ओनली वर्शिपेबल लॉर्ड आप ही हो, जो सिर्फ पूजा के काबिल हो। आप ही हो जो सबसे ज्यादा ओल्ड ऑफ ऑल पर्सन्स, मतलब जितने भी इंसान एग्जिस्ट करते हैं पूरे ब्रह्मांड में, उसमें सबसे पुराने अगर कोई हो तो वो आप ही हो। ये तो सच ही है। कृष्णा इज द ओल्डेस्ट वन, हाँ या ना? कृष्णा ही सबसे पुराने हैं, सबसे पहले तो कृष्णा ही है। सो यू आर द ओल्डेस्ट अमंग द ऑल पर्सन्स, कहते हैं लक्षद्वीप के रहिवासी। फिर कहते हैं कि ही इज द वेदास, ही इज द रिलीजन, मतलब आप ही सारे वेद शास्त्र हो। आप ही सारा धर्म भी आप ही हो, सारे धर्म आप ही हो और सारे वेद आप ही हो। फिर कहते कि आप सारी लक, जितना भी लक होता है हमारे लाइफ में, जितना सौभाग्य आता है आपसे ही सौभाग्य है और आपसे ही अभाग्य भी है। जितना भी सौभाग्य आता है आपसे ही आता है और जितना भी अभाग्य आता है वो भी आपसे ही आता है। इनऑस्पिशियस और ऑस्पिशियस रिजल्ट्स, मतलब अच्छा रिजल्ट भी आपसे ही आता है और बुरा रिजल्ट भी आपसे ही आता है। तो गुड लक भी कृष्णा है और बैड लक भी कृष्णा है, ऐसे कह रहे हैं लक्षद्वीप के वहां पे रहने वाले। Then they dip themselves in the cooling waters of 7 rivers। तो वहां पे 7 नदियां बह रही है, 7 माउंटेन्स से 7 नदियां। लक्षद्वीप ऐसे फैला हुआ है 2 लाख योजनाओं का। वहां पे 7 माउंटेन्स है और 7 माउंटेन से 7 रिवर्स बहती है और 7 रिवर्स आकर मिल जाती है ओशन में। तो 7 रिवर्स में ये लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, सारे देवी देवता जो है वो उस रिवर्स में डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाने के बाद वो सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य अर्घ्य देते हैं। सैक्रेड वाटर क्लींस देम कंप्लीटली। अब ये जो पानी है इससे क्या होता है, देवता देवता लोग पूरी तरह साफ हो जाते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी उनका शुद्धिकरण हो जाता है। दे इवेंचुअली अटेन द हेवनली सन प्लैनेट। लक्षद्वीप के जितने भी रहिवासी है उनको अगला जन्म कहाँ मिलता है मृत्यु के बाद? कहाँ मिलता है अगला जन्म मृत्यु के बाद? सन प्लैनेट। दे इवेंचुअली किसकी पूजा कर रहे हैं वो? सूर्य भगवान की। सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं तो नेक्स्ट जन्म कहाँ मिलेगा? सन प्लैनेट। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि देर इज लाइफ ऑन सन, नोबडी नोज इट। कहते कि किसी को पता नहीं है कि सूर्य भगवान, सूर्य पे लाइफ है। वहां पे जीवात्माओं को ऐसी बॉडी दी जाती है जो एक्सट्रीम हीट को भी आराम से हैंडल कर लेते हैं। उनको फील नहीं होता कि वो एक्सट्रीम हीट है। उनको तो लगता है, उनको ऐसे प्लीजेंट लगता है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, हम नोटिस भी नहीं करते पूरे दिन में कि हम कितनी बार सांस ले रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल चीज है। वैसे सूर्य ग्रह पे रहने वाले लोग, सूर्य पे रहने वाले लोगों के लिए वहाँ की हीट और लाइट इज अ वेरी कॉमन थिंग। उनके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत ब्राइट है एंड ऑल दैट। उनकी आंखें वैसी दी जाती है जिससे कि उनको लाइट नॉर्मल लगती है। उनकी स्किन वैसे दी जाती है जिससे कि हमारे लिए सन का टेम्परेचर बहुत हाई हो सकता है, उनके लिए सन का टेम्परेचर उनकी बॉडी के हिसाब से 32, ज्यादा नहीं। तो उनको वैसी बॉडी दी जाती है जिससे कि उनको वो बहुत नॉर्मल फील हो। तो प्रभुपाद जो कहते थे, ही वॉज ऑलवेज टॉकिंग फ्रॉम भागवतम पर्सपेक्टिव। प्रभुपाद ने कभी भी भागवतम के बाहर जाकर आज तक कुछ बोला नहीं है। सो ये देवता लोग हैं लक्षद्वीप के, ये सूर्य नारायण भगवान की आराधना करते 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 मृत्यु के बाद उनका अगला जन्म जो होता है वो अल्टीमेटली सन प्लैनेट में ही होता है। वहां पे जाके फिर वो किसी क्षुद्र के घर जन्म लेंगे, वैश्य के घर जन्म लेंगे, क्षत्रिय के घर जन्म लेंगे या फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे, लेकिन इनका वर्ण उनका सन प्लैनेट पे डिसाइड होगा।
सो जस्ट एज जाम्बू द्वीप इज सराउंडेड, देखो हम कह रहे थे ना कि हर जगह फैसिलिटी है नहीं वैकुंठ लोग जाने की। आसपास के लोग जो करेंगे ना, भीड़ में जैसे बकरे सब फॉलो करते हैं, वैसे ही भेड़ चाल में चलने वाले बहुत सारे लोग हैं। सिर्फ भारतवर्ष में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कृष्णा को समझने की, कृष्णा से प्रेम करने की, शुद्ध भक्त सिर्फ भारतवर्ष में मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं मिलते। प्लक्षद्वीप में भी जाओ तो प्लक्षद्वीप में बहुत सारी फैसिलिटीज है, देवता लोग आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये लोग सन प्लैनेट पे जा रहे हैं। मतलब मृत्यु तो हो रहा है, और मृत्यु होने के बाद सन प्लैनेट पे जा रहे हैं, वैकुंठ तो जा नहीं रहे। इसलिए अपने भाग्य को कभी कम मत समझना, अपने इस मनुष्य शरीर को कभी कम मत समझना। ये सबसे बड़ा अपराध होगा हमसे अगर हमने अपनी बॉडी को बुरा बोला, और हमने अपने ही भाग्य को हमने अभाग्य समझा, अपने भाग्य को कोसा हमने कि हाय मेरा बैड लक तो बड़ा खराब है। तो ये हमसे बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, क्योंकि वी आर born in the best of the best land in the entire universe। बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इससे परे कुछ है नहीं। भारतवर्ष के परे कुछ अच्छी लैंड है नहीं पूरे इस यूनिवर्स में। और सिर्फ यहीं पे शुद्ध भक्तों का संग मिल सकता है, भागवतम मिल सकता है, प्रभुपाद मिल सकते हैं, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, आपके गुरुदेव आपको मिल सकते हैं, बाकी कहीं नहीं मिलने। बाकी वापस रीबर्थ है, हर जगह रीबर्थ है, इधर नहीं है। So, just as Jambudweep is surrounded by saltwater ocean, Lakshadweep is also surrounded by sugarcane juice ocean। तो प्लक्षद्वीप हमने देखा 2 लाख योजनाओं का है, उसके बाहर से गन्ने के जूस का ओशन बहता है, वो प्लक्षद्वीप से डबल साइज का है। और उसके बाहर से निकलती है शालमली द्वीप, जो ट्वाइस मोर देन प्लक्षद्वीप। अब प्लक्षद्वीप की साइज कितना देखी थी हमने, 2 लाख योजना, ठीक है। तो प्लक्षद्वीप के बाहर से शुगर केन जूस निकल रहा है, शुगर केन जूस का, उसके बाहर से कौन सा द्वीप है, शालमली द्वीप। तो शालमली द्वीप की साइज क्या हुई, डबल ऑफ प्लक्षद्वीप, कितनी हुई, 4 लाख। शाबाश, 4 लाख, 4 लाख योजना, इतनी ज्यादा साइज हो गई शालमली द्वीप की। अब शालमली द्वीप इज ट्वाइस एज ब्रॉड एज प्लक्षद्वीप, सराउंडेड बाय ओशन ऑफ लिकर। तो शालमली द्वीप के बाहर से लिकर का ओशन बहता है। यू कैन गेस व्हाट आइलैंड गॉट इट्स नेम। तो शालमली द्वीप का नाम शालमली द्वीप क्यों पड़ा होगा, माता शालमली जी द्वीप, शालमली को है। हाँ शाबाश, बिकॉज ऑफ शालमली ट्री। जाम्बू द्वीप का नाम जाम्बू द्वीप क्यों, जाम्बू ट्री की वजह से। प्लक्षद्वीप का नाम प्लक्षद्वीप क्यों, प्लक्ष ट्री, प्लक्ष ट्री। शालमली द्वीप का नाम शालमली द्वीप क्यों, शालमली ट्री। सो वहां पे एक बड़ा सा शालमली ट्री है, जो 800 माइल्स जितना लंबा है, और 1100 माइल्स टॉल है, और 800 माइल्स चौड़ा है। मतलब कितना बड़ा, बहुत ही बड़ा हो गया, पूरा इंडिया ही आ गया ना इसमें। इंडिया का क्या मेजरमेंट है, हमारा 3300 किलोमीटर है, तो आधा इंडिया तो आ गया। हम्म। सो 1100, हमारा इंडिया जितना है ना, आधा इंडिया जितना चौड़ा ट्री है वो। तो 8800 माइल्स टॉल, 8800 माइल्स टॉल, मतलब आप 3 इंडिया को एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ाओ। एक इंडिया को ऐसे खड़े करो और 3 इंडिया ऐसे डाल दो ऊपर, उतना लंबा है ये ट्री, शालमली ट्री। और चौड़ा कितना है, आधा इंडिया। पत्ते तो एक एक सिटी के बराबर होते होंगे, हाँ बड़े होंगे पत्ते भी, पता नहीं, पता नहीं। सो आधा चौड़ाई देखी जाए तो आधे इंडिया की, लेकिन लंबाई देखी जाए तो 3 इंडिया की हाइट इतनी है। सो इफ दीज क्रिएशंस आर सो लार्ज, वी कैन इमेजिन दैट इनहैबिटेंट्स आर प्रोपोर्शनेटली बिगर देन एनीथिंग। तो कहते हैं ट्री इतना बड़ा है, तो सोचो वहां पे रहने वाले लोग कितने टॉल होंगे। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम इमेजिन ही कर सकते हैं कि वहां पे रहने वाले लोग, शालमली द्वीप के लोगों की हाइट कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी। वो लोगों की साइज भी बहुत बड़ी होती है इनहेबिटेंट्स की, ठीक है। तो वो हम हमारे से तो डेफिनेटली बहुत बड़े, हम तो बड़े ही चुट्टू पुट्टू लोग हैं, लेकिन वहां के रहिवासी जो है वो बहुत बड़े साइज के होते हैं। गरुड़ा, द जायंट ईगल कैरियर ऑफ लॉर्ड विष्णु,
resides on this gigantic tree from where he offers Lord Vishnu his prayers. तो शाल्मली द्वीप पे जाके भगवान विष्णु का गरुड़ जो है वो बैठता है, और वहां से जाके भगवान विष्णु को प्रेयर्स ऑफर करता रहता है। गरुड़ भी बड़ा होगा ना, ट्री इतना बड़ा है तो गरुड़ भी काफी बड़ा होगा। सो वहां पे जाके गरुड़ बैठता है, भगवान विष्णु का वाहन है वो, प्लक्षद्वीप पे, सॉरी शाल्मली द्वीप पे जाके बैठता है, शाल्मली ट्री पे, और वहां से कंटिन्यूअसली भगवान विष्णु को प्रेयर्स ऑफर करता रहता है। अनादर सन ऑफ महाराज प्रियव्रत, अब दूसरा बेटा महाराज यज्ञबाहु, दूसरा बेटा है महाराज यज्ञबाहु, वॉज मास्टर ऑफ दिस आइलैंड ऑफ शाल्मली द्वीप। तो यज्ञबाहु शाल्मली द्वीप को ये कर रहा था, रूल कर रहा था। प्लक्षद्वीप को कौन कर रहा था? लक्षद्वीप को ईदम जीवा, है ना, महाराज इदम जीवा थे। इदम जीवा वो प्लक्षद्वीप को रूल कर रहे थे। फिर उन्होंने 7 बेटों को देकर अपनी सारी जमीन 7 बेटों को दे दी, 7 सेक्शंस में, और भगवान कृष्ण के चरण कमलों पे मेडिटेट करने के लिए चले गए। अभी दूसरा बेटा है जो शाल्मली द्वीप को रूल कर रहा है, उस दूसरे बेटे का नाम है यज्ञबाहु, महाराज यज्ञबाहु। उसने भी क्या किया, उसको भी अपने भाई को फॉलो करना था, बड़े भाई को। तो उसने क्या किया कि उसने भी डिसाइड कर लिया कि मुझे भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों पे मेडिटेट करना है। तो उसके भी 7 बेटे थे, तो उसने अपने भाई को कॉपी किया और अपना शाल्मली द्वीप था उसको 7 हिस्सों में बांटा। 7 हिस्सों में बांट के हर हिस्से में एक एक माउंटेन दे दिया अपने बेटों को, और हर माउंटेन से एक एक रिवर बह रही थी, तो वो उन्होंने दे दिया, क्योंकि हर राजा के पास एक नदी तो होनी चाहिए जिस नदी का पानी यूज करके उसके जितने भी रहीवासी है वो खेती कर पाए और खाने पीने की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हर बेटे के राज्य में एक नदी दी गई, और फिर महाराज इदम जीवा जो थे वो, उन्होंने भगवान के चरण कमलों की सेवा करने के लिए अपना पूरा शाल्मली द्वीप त्याग दिया। व्हाट टू स्पीक, देखो आजकल लोग अपना बंगला त्याग नहीं पाते। अपने घर से नहीं निकलते, हमने बड़े प्यार से घर बनाया है कहते हैं, अपना छोटा सा घर नहीं त्याग पाते। यहाँ पे तो पूरा आइलैंड के आइलैंड त्यागा जा रहा है भगवान कृष्ण के चरण कमलों के लिए। सोचो कितना बड़ा दिल है, ऐसा बड़ा दिल रखना है। पूरा ब्रह्मांड को स्टडी करते हो ना तो उतना बड़ा दिल बन जाता है। जिसको ब्रह्मांड ही नहीं पता, जिसने सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है, कभी किसी और चीज के बारे में सोचा ही नहीं है, उसका दिल भी छोटा और उसका त्याग भी छोटा, उसका वैराग्य भी छोटा। लेकिन ये देखो कितने बड़े बड़े पर्सनालिटीज है महाराज यज्ञबाहु, उन्होंने पूरा त्याग दिया। सो प्लक्षद्वीप की तरह माउंटेन 7 sacred rivers है। तो एज मून राइजेस द रेसिडेंट्स हु स्ट्रिक्टली फॉलो वर्णाश्रम धर्म वर्शिप एक्सपांशन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट सोम मून गॉड। तो अभी शाल्मली द्वीप पे क्या होता है ना, शाल्मली द्वीप पे जैसे ही चंद्र बाहर, चंद्र उग जाता है, शाम को चंद्र आता है ना, मून आता है या नहीं आता, शाम को आता है, तो मून को वर्शिप करते हैं ये लोग। लक्षद्वीप के लोग किसको वर्शिप करते हैं? मून को वर्शिप करते हैं। और शाल्मली द्वीप के लोग, प्लक्षद्वीप के लोग सूर्य नारायण को करते हैं। प्लक्षद्वीप के सूर्य नारायण को करेंगे, शाल्मली द्वीप के मून गॉड को करते हैं, चंद्र चंद्र भगवान को करते हैं। तो चंद्र भगवान जैसी ऐसे राइज होते हैं, जैसे ही आकाश में आते हैं तो सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। और कौन से सब लोग वर्णाश्रम धर्म फॉलो कर रहे हैं। शाल्मली द्वीप के लोग भी, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई क्षूद्र है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थी है और कोई सन्यासी है। तो वर्णाश्रम धर्म वहां पे भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे इस्कॉन में, प्रभुपाद एक्चुअली ज्यादा दिन रहे नहीं, अगर होते तो और भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो सकती थी इस्कॉन में। लेकिन प्रभुपाद कहते थे कि वर्णाश्रम धर्म एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है, बिना वर्णाश्रम धर्म के कोई देश स्मूथली नहीं चल सकता। हम इसलिए विभाजन नहीं कर रहे कि किसी को नीचा देखना है या किसी को ऊंचा देखना है। हम ये नहीं कहते कि ब्राह्मण ऊपर है और क्षुद्र नीचे, हम कहते हैं ये पैरेलल सिस्टम है, सब एक दूसरे को असिस्ट करने के लिए बने हैं, सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं ग्रो, इकट्ठे ग्रो करने के लिए आध्यात्मिकता से। तो ये पैरेलल सिस्टम से, ये कोई ऊपर नीचे की सिस्टम है नहीं।
तो प्रभुपाद कहते थे कि पूरे ब्रह्मांड में ये फॉलो हो रहा है, सिर्फ अभी कलयुग में हमारे यहाँ फॉलो नहीं हो रहा, कह रहे पृथ्वी पे फॉलो नहीं हो रहा। तो ये रीएस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। तो हमारे इस्कॉन में ब्रह्मचारी तो बहुत हो गए, तो ब्रह्मचर्य कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया। अभी गृहस्थ आश्रम भी है, कई सारे गृहस्थी है, वानप्रस्थी अभी इतने हैं नहीं, तो चल रहा है अभी। सन्यासी तो बहुत सारे हो गए। तो ये वाला सेक्शन हो गया। लेकिन क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और ये वाला ब्राह्मण, तो ये वाला एस्टैब्लिश करना अभी बाकी है। बहुत कम, हार्डली 16 लोग हैं आर्मी में इस्कॉन के। 16 या कितने, 25 है ना? कितने हैं ग्रुप में? 25 है। सो क्षत्रियों में ज्यादा है नहीं, लेकिन हमें वो वर्णाश्रम धर्म एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। तो शाल्मली द्वीप जो है, शाल्मली द्वीप में सारी पूरी जितने भी रहिवासी है सब लोग वर्णाश्रम धर्म स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो मतलब स्ट्रिक्टली हर इंसान किसी ना किसी वर्ण को बिलोंग करेगा और किसी ना किसी आश्रम को फॉलो करेगा। तो वो सब लोग जैसे ही मून आते हैं, मून गॉड आते हैं, तो दंडवत प्रणाम करते हैं फिर उनको प्रे करते हैं। सब लोग बाहर आएंगे, प्रे करेंगे। यू हैव डिवाइडेड द मंथ इनटू 2 fortnights, कहते कि आपने महीने को दो भागों में बांटा हुआ है। एक महीने को आपने 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग है शुक्ल पक्ष और दूसरा भाग है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में लाइट ही लाइट होती है और कृष्ण पक्ष में आपने डार्कनेस ही डार्कनेस फैला के रखी है। सो दैट इससे क्या होता है, फूड ग्रेन्स अच्छे से प्रोड्यूस हो पाते हैं और फिर हम अपने पूर्वजों को इस फूड ग्रेन से बना हुआ खाना ऑफर कर पाते हैं। और बाकी सारे 33 कोटि देवी देवता है उनको भी हम ऑफर कर पाते हैं। तो ये सारे जो लोग हैं शाल्मली द्वीप के, शाल्मली द्वीप के लोग स्ट्रिक्टली अपने पूर्वजों को खाना ऑफर करना, हम कैसे कृष्णा को भोग लगाते हैं ना सुबह दोपहर शाम, हम क्या करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं फिर खाते हैं। तो ये लोग कृष्णा को नहीं भोग लगाते। ये लोगों के घर में ही अपने पूर्वजों के कुछ ना कुछ मेमोरीज होती है। जैसे हमारे दादाजी चले गए तो दादाजी के नाम की एक छोटी सी टैबलेट टाइप ऐसे फ्रेम बनाई जाएगी। टैबलेट मतलब एक लकड़ी का होगा, उसके ऊपर दादाजी का नाम इन दी मेमोरी ऑफ ग्रैंडफादर ऐसे नाम लिखा होगा और फिर वो ऐसे खड़ा किया जाएगा। फिर ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम, ऐसे करके उनके मंदिर में ऐसे कई सारे टैबलेट्स खड़े किए रहते हैं। उस टैबलेट्स में ये फोर फादर्स का एक मंदिर हो गया। और फिर जो भी देवता लोगों को वो वर्शिप करते हैं, जिस भी देवता का दे आर फैन ऑफ, तो वो वाले देवताओं का मंदिर भी ऐसा होगा। तो वो उसको भोग लगाएंगे, उनको भोग लगाएंगे और फिर खाएंगे। तो कहते कि हे मून भगवान, आपने महीने को 2 हिस्सों में बांटा है। एक कृष्ण पक्ष किया हुआ है और एक शुक्ल पक्ष किया हुआ है। शुक्ल पक्ष में आप ढेर सारी लाइट देते हो, कृष्ण पक्ष में आप डार्कनेस देते हो। इससे क्या होता है कि पौधे बहुत अच्छे से नर्चर हो जाते हैं। उसकी वजह से जैसे ही ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स और सारी चीजें, सब्जियां बहुत अच्छे से ग्रो होती है, तो हम उसका खाना बना के अपने फोर फादर्स को और अपने देवी देवताओं को हम ऑफर कर पाते हैं, सिर्फ आपकी वजह से। यू आर द डेमीगॉड हु डिवाइड्स टाइम। आप ही वो देवता हो जो टाइम को डिवाइड करते हो। और आप यूनिवर्स के किंग हो, आप पूरे ब्रह्मांड के राजा हो। ये सच है, मून इज द किंग। आप देखो हमारे इसमें भी, अर्थ पे भी ना, कई सारी कंट्रीज है, खासकर चाइना बहुत ज्यादा वर्शिप करती है मून को। वो लोग सेम शाल्मली, मुझे तो लगता है वो लोग शाल्मली से ट्रांसफर होके आते हैं या क्या पता नहीं। पूरा चाइना ही, चाइना और जापान पूरा शाल्मली कल्चर फॉलो करता है। ये लोग भी मून गॉड को राजा समझते हैं, मून गॉड से ही सारी परमिशन लेते हैं। रातों को ही इनकी पूजाएं भी रातों को ही होती है। और ये लोग भी यही करते हैं, फॉलो करते हैं देवी देवताओं को और अपने पूर्वजों को खाना चढ़ाते हैं। सो इनका सेम सेम कल्चर है। सो काइंडली रिमेन एज आर किंग एंड गाइड। तो कहते कि प्लीज हमारा
प्लीज हमारा आप राजा बन के रहो और हमारे गाइड बन के रहो और हमें गाइड करते रहो। तो आप ये टिबेटन कल्चर देखोगे तो इन लोगों में भी ये होता है कि जैसे ही मून निकल आता है तो वो लोग बाहर आके बैठ जाते हैं और अपने मंत्र पठन करना शुरू करते हैं। जैसे ही मूनलाइट आती है तो वो लोग अपने सारे ट्यूबलाइट्स वगैरह सब कुछ ऑफ करेंगे, और जिस दिन पूरा मून होता है वो लोग ऐसे बाहर बैठ जाते हैं सर्कल करके, और सब लोग चंद्र भगवान को प्रेयर ऑफर कर रहे होते हैं फॉर द वेलबींग ऑफ एंटायर प्लैनेट। एक अच्छी बात है कि वो पूरे प्लैनेट के लिए प्रे करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे कुछ सेल्फिश प्रेयर्स होती नहीं है उनकी। लेकिन वो मून को बहुत मानते हैं। उनके हिसाब से मून इज द गॉड जो हमारे सबको अन्न प्रोवाइड कर सकते हैं। वो राजा है और राजा क्या नहीं कर सकता, राजा को जो मांगो वो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। फिर धीरे धीरे अभी लोगों ने ये कॉपी करना शुरू किया है सबका, ये सब कुछ देखते के आसपास का। और लोगों ने अभी शुरू किया है कि जब भी पूरा चंद्रमा निकल आएगा उस दिन आप इच्छा मांगो, वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो लोगों ने इच्छाएं मांगना शुरू किया है चंद्र भगवान से। अब चंद्र भगवान बेचारे, उनके पास तो बहुत ज्यादा लिस्ट पड़ी होगी, इसकी भी इच्छा पूरी करनी है, उसकी भी इच्छा पूरी करनी है। तो ये सारा जो कल्चर है ये वाला कहाँ पे होता है, शाल्मली द्वीप पे होता है। तो शाल्मली द्वीप पे रहीवासी जो है वो रात को मून भगवान को बहुत प्रे करते हैं। ना आउटसाइड द ओशन ऑफ लिक्कर इज कुशद्वीप। अभी शाल्मली द्वीप के आसपास क्या है, लिक्कर ओशन है, राइट। तो शाल्मली द्वीप के जो लोग हैं जो मून गॉड को प्रे करते हैं, वो मून को ऑफर क्या करेंगे, लिक्कर ऑफर करेंगे या नहीं करेंगे? मून गॉड विल बी लाइक, हाँ क्या चाहिए दे देता हूँ। सो आउटसाइड सो अभी शाल्मली द्वीप के लोग मरेंगे तो मरने के बाद कहाँ जाएंगे? मून पे। शाबाश, मून पे। हाउ स्मार्ट यू आर। सो शाल्मली द्वीप के लोग जब मरते हैं तो वो लोग मून प्लेनेट पे जन्म लेते हैं, और वहां पे भी जाके किसी ब्राह्मण फैमिली में, क्षत्रिय फैमिली में, वैश्य या शूद्र फैमिली में जन्म लेंगे और वर्णाश्रम धर्म फॉलो करेंगे। ठीक है। सो अभी आउटसाइड, इसलिए वापस हम कमिंग बैक, भारतवर्ष इज द ओनली वर्ष जाम्बू द्वीप में जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है टू वर्शिप लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ना पे लक्षद्वीप पे मिल रही है, ना हमें यहाँ शाल्मली द्वीप पे भी नहीं मिल रही है, वहां पे तो ढेर सारी लिखकर मिल रही है, लेकिन ये नहीं मिल रहा, लोटस फीट ऑफ लॉर्ड नहीं मिल रहे। इसलिए सुबह सुबह उठो, प्रिंट आउट निकाल के रखो, 30 प्रिंट आउट्स, स्केच निकाल के रखो, आउटलाइन निकालो लोटस फीट के, और सुबह सुबह ड्रॉ करो, उठते ही ड्रॉ करो। सारा अबंडेंस वहां पे है, मैं बता रही हूँ आपको, जो चाहिए आपके मन में जो इच्छाएं है सारी पूरी होनी है। भगवान मुझे आपके पास आना है, भगवान मुझे आपके पास आना है, वो तो इच्छा पूरी होगी होगी। भगवान मुझे मृत्यु के समय आपको याद करना है, वो भी पूरी होगी। सब पूरी होंगी इच्छा, बस यू जस्ट सरेंडर टू, आप एक बार सरेंडर करके तो देखो। इसको ऐसे पेंडिंग टास्क की तरह मत रखना, ऐसे मत रखना। डिवोशनल सर्विस इज डिवोशनल प्रैक्टिस। डिवोशनल सर्विस कोई वंस इन ब्लू मून, ईद के चांद की तरह करने वाली तो चीज है नहीं कि एकादशी टू एकादशी पूजा कर ली हमने। प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो मरते वक्त लोटस फीट याद नहीं आएंगे, याद ही करते रह जाएंगे कृष्णा के राइट लोटस फीट के नीचे लेफ्ट साइड में कौन सा सिंबल है याद नहीं आ रहा, याद ही करते रह जाओगे। इससे अच्छा हर रोज प्रैक्टिस करना शुरू करो, हाथों से प्रैक्टिस करो। ठीक है। सो आउटसाइड द ओशन ऑफ लिक्कर इज कुशद्वीप। अभी लिक्कर ओशन है, उसके बाहर से कौन सा द्वीप जाता है, कुशद्वीप। अच्छा बताओ कुशद्वीप की लेंथ क्या होगी? जाम्बू द्वीप 1 लाख योजना, लक्षद्वीप 2 लाख, शाल्मली 4 लाख, तो कुशद्वीप, हाँ मुझे 8 लाख। शाबाश, 8 लाख। तो कुशोद्वीप ट्वाइस ब्रॉड है देन द शाल्मली द्वीप, इसलिए कुशोद्वीप की लेंथ हो जाती है 8 लाख योजना। और उसके बाहर से कौन सा ओशन आता है, घी का ओशन। सब फिसल के गिरते होंगे वहां पे। तो लिक्विड घी का ओशन है। तो कुशद्वीप है, तो कुशद्वीप पे कौन सा ट्री होगा, ट्री होगा या ग्रास होगा? कुश ग्रास। हाँ, कुशाग्रास होगा, शाबाश, वेरी गुड। तो कुशद्वीप का नाम कुशाग्रास से पड़ा हुआ है। वहां पे बहुत सारे लॉन्स है, पूरा कुशद्वीप लॉन से भरा हुआ है, और वो लॉन किस ग्रास से भरा हुआ है, कुशाग्रास, कुशाग्रास से। तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं, बच्चों का नाम सुना है कुशाग्र,
कुशाग्र ये नाम सुना है? गुजरात में बहुत पॉपुलर नाम है कुशाग्र। तो कुशाग्र नाम कुशाग्रास से पड़ा हुआ है, तो उसका नाम कुशाग्र रखते हैं। गुजरात में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कुशाग्र नाम रखा जाता है। सो कुशा सो लिक्विड घी, वो कुशा द्वीप है, उसके बाहर से लिक्विड घी, लिक्विड मतलब पूरा, मतलब घी घी होता है ना, लिक्विड जैसे होता है वैसे वाला घी का ओशन बहता है। इमेजिन दैट। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे, इमेजिन दैट। परीक्षित महाराज मस्ट बी लाइक, कैसे इमेजिन करूं? लिक्विड घी का ओशन इमेजिन भी कैसे किया जा सकता है? आई मीन मतलब हाउ हाउ कैन यू इमेजिन? आप आंखों के सामने लंबा समंदर देखो, एंडलेस, और वो घी से भरा हुआ है, वो प्रैक्टिकली लिक्विड घी से भरा हुआ है, नहीं? सो इमेजिन दैट, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे। परीक्षित महाराज बोले, बोल्ड ओवर। सो हाउ डू यू थिंक कुशद्वीप गॉट इट्स नेम? From Kushagrass, but not ordinary Kushagrass. The demigods created clumps of Kushagrass on this island to produce very mild and pleasing flames that would illuminate island in all directions. This gives us an idea of flames existing on the moon. तो डेमिगॉड्स ने क्या किया था? कुशाग्रास वहां पे आइलैंड में प्लांट किया था। अब यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, और एक जगह पे सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि ये कुशाग्रास जो थी कैसे बनी थी। जब वराह अवतार हुआ था भगवान का, तो लड़ाई कर रहे थे ना हिरण्याक्ष के साथ, तो वहां से उनके बाल गिरे थे कुशद्वीप पे, और वो बाल गिरे तो वो बालों से ग्रास उगी। अब वो ग्रास, एक ग्रास उगी तो पता ही है कि एक जगह पे ग्रास उगती है तो वो फैलती कितनी जगह पे है, फटाफट 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 फैलती है। तो वो सारे, और वरा अवतार के जो बाल थे वो गोल्डनिश थे ना, फ्लेम की तरह। तो ये कुशा ग्रास कोई ऑर्डिनरी ग्रीन कलर की ग्रास नहीं है, वो ऐसे ग्लो करती है, मानो ऐसे बहुत ही हल्की हल्की फ्लेम्स। मतलब हर ग्रास को, आप नॉर्मल ग्रास देखते हो ना, नॉर्मल घास देखते हो गार्डन में आपके, उस गार्डन की एक ब्लेड को आप येलो कलर में कन्वर्ट करो और उसको ग्लो करा दो, मानो जैसे दिए की बाती है। अब वैसे वो लंबी डंडी जो है, पतली सी ब्लेड ऑफ ग्रास है, ऐसे मल्टीपल इमेजिन करो, ग्लो करने वाले, ग्लोइंग ग्रासेस, फ्लेम कैसे दिखेगा? चमकने वाला ग्राउंड दिखेगा ना। तो वैसे कुशद्वीप चमकता है, चमकने वाली घास है वहां पे। एंड इट गिव्स एन आइडिया ऑफ फ्लेम्स एग्जिस्टिंग ऑन द मून। इससे पता चलता है कि मून से जो लाइट निकलती है तो वो कैसे निकलती होगी, वहां से कैसे फ्लेम्स निकलते हैं। तो जो कुशद्वीप है वो ऐसे ही चमकता है, पूरा घास से चमकता रहता है। प्लक्षद्वीप तो प्लक्ष ट्री की वजह से लाइट उस पर पड़ती है तो चमकता है, लेकिन कुशद्वीप आपे में ही खुद ही चमकता है। तो जब ब्रह्मा जी ऊपर से देखते हैं ना, तो ब्रह्मा जी को कुशद्वीप ऐसे एक एक सर्कल ऐसे बीच में दिखाई देता है, जो पूरा ऐसे ग्लिटरी ग्लिटरी है, पूरा ही ऐसे ग्लिटर ग्लिटर की तरह चमक रहा है। प्लक्षद्वीप जो चमकता है उसके नीचे तो फिर भी आपको मिट्टी घास ऐसे सारी चीजें, नदी वगैरह सब दिखाई देगा। लेकिन ये जो है कुशद्वीप है, वो पूरा ही ग्लिटरी 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 दिखाई देता है, क्योंकि सारी घास चमक रही है, सारी घास गोल्डन है, और ऐसे लग रही है फ्लेम्स निकल रही है उसमें से, फ्लेम्स निकल रही है, मतलब जैसे दिया होता है ना, दिए, तो वो दिए दिए के जैसे ऐसे। तो सोचो कितना सुंदर दिख रहा होगा। हमारे यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च होता है तो सब पूछते हैं पृथ्वी बड़ी सुंदर दिख रही है ना? कहते हैं पृथ्वी बड़ी सुंदर दिखती है, इंडिया तो और भी सुंदर दिखता है ऊपर से। लेकिन सोचो ब्रह्मा जी सो फॉर्चुनेट, उनको ऊपर से कुशद्वीप दिखता है, वो भी ग्लिटरी ग्लिटरी कुशद्वीप दिखता है। तो ये फ्लेम्स को देखकर आइडिया आ सकती है कि मून गॉड कैसे चमकते हैं। नाउ अनदर ऑफ महाराज प्रियव्रत सन इज महाराज हिरण्यरेता। हम्म, हिरण्यरेता, इससे पहले का बेटे का नाम क्या था? यज्ञबाहु। फिर अभी हिरण्यरेता है, वो किसको ये करते हैं? वॉज द किंग ऑफ कुशद्वीप। हिरण्यरेता किसको मैनेज कर रहे थे? कुशद्वीप को मैनेज कर रहे थे। उन्होंने भी अपने भाई यज्ञबाहु को कॉपी किया। यज्ञबाहु ने किसको कॉपी किया था?
इदम जीवा को कॉपी किया। तो इदम जीवा ने जैसे ही त्यागा तो यज्ञबाहु ने त्यागा, यज्ञबाहु ने त्यागा तो हिरण्यरेता ने त्यागा, हिरण्यरेता ने भी पूरा अपना ये सारा गिव अप कर दिया। जितना भी वो इसको कुशद्वीप को रूल कर रहे थे वो गिव अप किया। 7 बेटों को 7 हिस्सों में बांटी जमीन। 7 बेटों को 7 बेटे थे, सबने ही 7 बेटे करे थे। तो 7 बेटों को 7 हिस्सों में जमीन बांटी। हर जमीन में उन्होंने एक माउंटेन दिया और एक रिवर दे दी, क्योंकि हर एक की कंट्री में पानी का कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए। तो वैसे करके हिस्सों में बांटा और फिर खुद चले गए भगवान के चरण कमलों पे मेडिटेट करने के लिए वो चले गए। सो सीखो, ये सारे राजाओं से सीखो कि ये लोग अपना पूरा द्वीप गिव अप कर रहे हैं। त्याग की इनकी कितनी हाई लेवल की भावना है, कृष्ण से प्रेम कितना है कि ये लोग अपना द्वीप पूरा आइलैंड गिव अप कर रहे हैं। अपना छोटा मोटे घर से इतना ज्यादा हमने अटैचमेंट नहीं होना है। 3-4 घर होंगे तो भी अटैचमेंट नहीं होना है। आपकी फैक्ट्री होगी, आपका कुछ भी होगा, खेती बाड़ी होगी तो भी अटैच नहीं होना है। ये महाराज इदम जीवा से सीखना है, महाराज हिरण्यरेता से सीखना है, फिर यज्ञ बाहु से सीखना है। और टाइम आते ही निकलना बहुत जरूरी है। जब तक लोग कहते हैं ना मत जाओ मत जाओ, क्यों जा रहे हो, महाराज कहते थे जब तक लोग कहते हैं ना क्यों जा रहे हो तभी निकल जाना चाहिए। इसके लिए वेट नहीं करना चाहिए कि कब जाओगे। ये सेंटेंस ही नहीं आना चाहिए लोगों के मुंह से कि आप कब जाओगे। जब तक लोग कह रहे हैं ना कि क्यों जा रहे हो क्यों जा रहे हो तभी निकल जाओ, रुकना नहीं है। वैसे अपने घर को भी अपना नहीं समझना है। अपना घर भी ऐसे समझना है ट्रांजिट में है, टेम्पररी है, यहाँ से भी निकल ही जाना है, निकल ही जाना है। ऐसे करके अपने घर को भी अपना नहीं समझना है कभी। सो महाराज हिरण्यरेता कुशद्वीप को रूल कर रहे थे। फिर वो भगवान के श्री चरणों पे मेडिटेट करने के लिए अपने 7 बेटों को पूरा ये जो आइलैंड था 7 हिस्सों में बांट के वो चले गए। अब 7 माउंटेन्स फॉर्म्ड द बाउंड्रीज ऑफ 7 रीजन्स एंड 7 रीजन्स। तो वहां पे जो रहीवासी है, कुशद्वीप के रहीवासी है, वो 7 रिवर्स पे नहाते हैं। वो नहाते हैं और उसमें आपके प्यूरिफाई करते हैं। हर नदी के आसपास कोई तो रहेगा ना। 7 हिस्सों में बांटा है तो 7 कंट्रीज हो गई। तो 7 कंट्रीज में रेसिडेंट्स तो होंगे ही ना, सिटीजन्स तो होंगे। तो वो सिटीजन्स इस रिवर में नहाते हैं और अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। ठीक है। और कुशद्वीप परफॉर्म्ड रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज फॉलोड वर्णाश्रम धर्म। तो देखो कुशद्वीप में भी वर्णाश्रम धर्म फॉलो होता है। कुशद्वीप में भी होता है, लक्षद्वीप में भी होता है, शालमली द्वीप में भी होता है। वर्णाश्रम धर्म फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड। देखो सुखदेव गोस्वामी जी कितने ध्यान से वर्ड्स यूज करते हैं। कहते हैं कि भगवान की खुशी के लिए वर्णाश्रम धर्म फॉलो करते हैं। मतलब ये नहीं कि अपनी खुशी के लिए फॉलो हो रहा है, दे आर डूइंग इट फॉर लॉर्ड्स प्लेजर, भगवान की खुशी के लिए। सो दे वर्शिप सुप्रीम लॉर्ड एज फायर गॉड। तो वो कृष्णा की पूजा कैसे करते हैं? अग्नि देवता को एड्रेस करके। डायरेक्टली कृष्णा की पूजा नहीं करते। वो सोचते हैं कि मैं, भारतवर्ष में होता है, सिर्फ भारतवर्ष में डायरेक्ट कृष्णा की पूजा होती है। लेकिन प्लक्ष द्वीप में कृष्णा की पूजा कैसे होती है? थ्रू सन गॉड। फिर शालमली द्वीप में कृष्णा की पूजा कैसे हो रही है? थ्रू मून गॉड। अभी ये जो कुशद्वीप है यहाँ पे कृष्णा की पूजा कहाँ से हो रही है? थ्रू फायर गॉड, अग्नि। अग्नि देवता है ना, अग्नि देवता है। तो अग्नि देवता को लिट करते हैं कुशद्वीप वाले और कहते हैं ओ फायर गॉड, यू आर अ पार्ट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। कहते हैं हे अग्नि देवता, आप भगवान कृष्ण के पार्ट हो एंड यू कैरी टू हिम ऑल आर ऑफरिंग्स ऑफ सैक्रिफाइसेस। हम जो भी आपको अर्पण करते हैं आप वो सब ले जाकर कृष्ण भगवान को अर्पण करते हो। सो वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ऑफर द लॉर्ड वॉट वी आर ऑफरिंग द डेमिगॉड्स। कहते कि प्लीज हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जो भी डेमिगॉड्स को ऑफर करें, देवताओं को ऑफर करें, प्लीज आप ले जाकर कृष्ण भगवान को ऑफर करो, दे दो, क्योंकि वो ही रियल एंजॉयर है। ऐसे करके वो फायर गॉड को वर्शिप करते हैं। गॉट इट? जैसे हम भोग लगाते हैं तो हम क्या डायरेक्टली कृष्णा को भोग लगाते हैं?
या हम इनडायरेक्टली कृष्णा को भोग लगाते हैं? हम इनडायरेक्टली लगाते हैं, हम भोग लगाते हैं तो पहले गुरु को जाता है, फिर गुरु प्रभुपाद को देंगे, फिर प्रभुपाद जाकर ऊपर सारे आचार्य को देंगे, आचार्य जाकर इनको पंचतत्व को देंगे, पंचतत्व जाकर नरसिम्हा भगवान को, फिर ऐसे करके इधर से फिर राधा रानी के पास जाता है, राधा रानी जाके खिलाती है कृष्णा को। सो हम डायरेक्टली तो नहीं लगाते भोग, हम भी इनडायरेक्टली लगाते हैं, हमारे गुरु के थ्रू सब कुछ ऐसे चेंज आती है, बट देन वी डू हैव एक्सेस टू कृष्णा। तो वैसे ही कुशद्वीप वाले लोग हैं, वो देवताओं को देते हैं, देवताओं में मतलब अग्नि देवता को, मेन उनके टेम्पल में अग्नि देवता की डीटी होती है, और वो अग्नि देवता को कहते हैं कि हम जो भी यज्ञ करते हैं, रियल एंजॉयर तो कृष्णा ही है, और आपको जो भी मिलता है आप एज इट इज तो खाते नहीं हो, आप कृष्णा को भोग लगाते हो फिर ही खाते हो, तो हम जो भी ऑफर करेंगे कृपा करके आप कृष्णा को ऑफर कर दीजिए, क्योंकि वही रियल एंजॉयर है। ऐसे कहकर वो अग्नि देवता के सामने डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है। सो ये प्रेयर से हमारी प्रेयर्स निकली है, बंगाल में जितनी भी प्रेयर्स ये हुई है, कंपोज हुई है प्रसादम की प्रेयर्स, वो इससे निकली है, कुशद्वीप के प्रेयर से। इससे प्रेयर निकली थी कि कैसे हम महाप्रभु को कहते हैं कि आप ये भोग ले लो और आप कृष्णा को चढ़ा दो, फिर हम गुरुदेव को कहते हैं कि आप ले लो और आप अपने गुरु को चढ़ा दो। ऐसे करके ये सारी बंगाली जितनी भी प्रेयर्स निकली है वो इस प्रेयर से निकली है, आ, कुशद्वीप के प्रेयर से, बिकॉज दे नो हाउ टू ऑफर टू कृष्णा थ्रू अ डेमीगॉड, सो देन वी नो हाउ टू ऑफर टू कृष्णा थ्रू आर स्पिरिचुअल मास्टर। ठीक है। सो क्रौंच द्वीप नेक्स्ट आइलैंड आता है, वो कितना लेंथ होगा, क्रौंच द्वीप का कितना होगा, 16 लाख, 16 लाख होगा ना, क्योंकि कुशद्वीप वॉज 8 lakhs, तो क्रौंच द्वीप 16 lakhs का होगा। और क्रंचो द्वीप जो है उसके बाहर से कौन सा ओशन है, दूध का, दूधू सो ओशन ऑफ मिल्क, उसके बाहर से ओशन ऑफ मिल्क है। इट डजंट गेट इट्स नेम फ्रॉम ट्री और फ्रॉम ग्रास, बट इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम अ ग्रेट माउंटेन नेम्ड क्रंचो तो क्रंचो द्वीप है, उसका नाम किसी भी ग्रास से नहीं पड़ा है, ट्री से भी नहीं पड़ा है, लेकिन माउंटेन से पड़ा है। एक दिन क्या हुआ, कार्तिकेय के जो वेपन्स थे, उस वेपन से वहां की जो सब्जियां थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है। करंचो द्वीप था, तो वहां पे कई सारी सब्जियां लगी थी, वहां पे करंचो द्वीप में रहते हैं वो लोग, उन्होंने खेती करते हैं, तो वहां पे सब्जियां लगाई हुई थी। अब कार्तिकेय वेपनरी प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसकी वेपन से क्या हुआ, सारी सब्जियां जल गई, और ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन, तो माउंटेन के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था, माउंटेन के ऊपर की सारी सब्जियां ऐसे 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 करके जल गई। लेकिन माउंटेन डरा नहीं, माउंटेन की भी डीटी होती है ना, तो वो माउंटेन की जो डीटी थी वो डरा नहीं कार्तिकेय से। इट वॉज बेस्ड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय मिल्क ओशन, तो एंड प्रोटेक्टेड बाय वरुणा द डेमीगॉड ऑफ वाटर, तो वो जो माउंटेन था आसपास सारा दूध था। तो कार्तिकेय के जो वेपन्स थे ना वो गरम थे, हीट में गरम थे। अभी देखो कोई भी इंसान जलता है ना, तो कहते हैं कि आपको देखो, आप कभी चपाती बना रहे हो, आप बच्चे हो, आप कुछ ना कुछ कुकिंग प्रैक्टिस करते हो, तो आप जल सकता है, दिवाली में भी हाथ जल सकता है। तो नॉर्मली डॉक्टर्स कहते हैं कि 15 मिनट रनिंग वाटर, नल का जो रनिंग वाटर है उसके अंडर आपका हाथ को अगर मानो फुलझड़ी जल गई, 15 मिनट पानी के नीचे पकड़ो अपना फिंगर, 15 मिनट पकड़ने के बाद फिर आओ और उसके ऊपर कोई भी क्रीम लगा दो, तो आपका जलना ठीक हो जाता है। अब ये नॉमिनल जलने के लिए है, लेकिन बहुत ज्यादा जल जाता है, बहुत ज्यादा जल जाता है, तो नॉर्मली दूध डाला जाता है, बहुत ज्यादा दूध। हॉस्पिटल्स में भी आप देखो कि प्रथम उपचार में ढेर सारा दूध मंगवाते हैं हॉस्पिटल वाले, और ढेर सारे दूध में डालते हैं। अमेरिका में तो वो लोग टब में ही दूध डाल देते हैं, और टब में बॉडी को डाल देते हैं कि बहुत ज्यादा 90-95% बर्न्स आए होंगे, तो वो क्या करते हैं, एक साइड से दूध डालते हैं, एक साइड से टब में क्या करता है कि एक साइड से दूध निकल रहा होता है, तो वहां पे अलग पाइप होती है, तो ढेर सारा एक साइड से इस पाइप से दूध निकलेगा, इस नीचे से निकलेगा दूध, फिर ऐसे रनिंग रनिंग मिल्क में बॉडी को वॉश किया जाता है। उससे क्या होता है कि जितने भी एसिड डेवलप हो रहे हैं स्किन को बर्न करते करते, तो वो उसका डैमेज जो है 90% से 20% पे लाया जाता है, उसके बाद फिर कॉस्मेटिक सर्जरी से ठीक हो जाती है स्किन। बट द थिंग इज
कि कंट्रोल हो जाता है। तो अभी ये जो क्रौंचो माउंटेन था वो तो बुरी तरह जला था, लेकिन वो डरा नहीं, उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाने वाला था, लेकिन वो डरा नहीं क्योंकि आसपास मिल्क ओशन है। तो उसने क्या किया, वरुण देवता ने क्या किया, ये सारे मिल्क ओशन से और पानी से धोना शुरू कर दिया क्रंचो क्रंचो माउंटेन को। वरुण देवता आ गए और मिल्क ओशन आ गए, सारा क्रंच माउंटेन को पूरी तरह पानी से और मिल्क से धोना शुरू किया। तो वो माउंटेन बच गया, मरने से बच गया, बुरी तरह जलने वाला था। सो इट वॉज प्रोटेक्टेड। ये दोनों डेमिगॉड्स ने बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया। फिर 7 other mountains formed the boundaries around the 7 tracts of land. As you can guess by now, the ruler of land was another of Maharaj Priyavrat's son. आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।